जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑफिशियल नारायण ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना प्रसन्न राघवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 वीडियो लाया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 डिस्कस किया। इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 ऑब्जेक्टिव का ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि नोट्स बढ़िया से बना रहे होंगे। तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट हो तो इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट ए। तो ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दैट इज यहाँ पर बाबू मीटर इनवर्स नहीं मीटर होगा। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। पूछ रहा है कि a charge q is placed at point of intersection of body diagonal of q, the electric flux passing through any of its face। एक पहले क्यूब अपन लोग बनाते हैं। फिर ये कह रहा है कि इसके डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्यू का डायगोनल क्या होता है? क्यू का डायगोनल क्या होता है कि इस एंड से एक अपने रूम को ही क्यूब समझो, तो ऊपर वाले कॉर्नर से उधर नीचे वाला कॉर्नर और इधर ऊपर वाले कॉर्नर से उधर सामने वाले नीचे वाला कॉर्नर कि जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसे डायगोनल इंटरसेक्शन ऑफ क्यूब कहते हैं। तो मान लो कि ये एक डायगोनल हो गया अपना और एक डायगोनल ये हो गया। ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी पॉइंट पर एक अपना चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। मतलब क्यू के डायगोनल इंटरसेक्शन के बीचों बीच पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अपन लोग जानते हैं नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी जो होता है, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड द बॉडी अपन में एप्सिलॉन नॉट। बॉडी के अंदर कितना चार्ज है? क्यू रखा हुआ है, अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया फ्लक्स थ्रू होल क्यूब आ गया, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब आ गया। लेकिन हमसे पूछा है कि वन ऑफ इट्स फेस, एक फेस से कितना फ्लक्स होगा। तो क्यूब में टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस जो फ्लक्स आ रहा है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो एक फेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू वन फेस जो होगा वो क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बाबू? अपन लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि बॉडी के पास 500 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस बॉडी के पास कितना चार्ज होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इजकल टू NE, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर अपन लोग लगा देंगे माइनस। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो 500 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 5 करेंगे
1.6 इंटू 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस में, आई इंटू यहाँ पर 2 जीरो है तो 10 की पावर 2, यहाँ पर 10 की पावर -19 तो 10 की पावर -17 हो जाएगा कूलम। तो बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो -1.8 इंटू 10 की पावर -17 कूलम, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात है। नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो क्वेश्चन नंबर अपन लोग डिस्कस किए थे 9th में, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। ये जानते हैं कि न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंट इन सीरीज विथ ईच अदर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में ज्वाइन है और हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 को एलसीएम ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1 3। तो ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना 2/3 माइक्रोफैराड, 2/3 माइक्रोफैराड। क्लियर वाली बात है, क्लियर हो गया यहाँ तक कंसेप्ट, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट पार्ट पर पहुँचते हैं, ये अपना आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा 2/3, दैट इज ऑप्शन सी, 2/3 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट पार्ट पर पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट यूनिफॉर्म बोला है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। तो 100 न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब यहाँ पर जे कैप लगा सकते हैं। कह रहा है द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज थ्रू द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अपन लोग जानते हैं बाबू, अपन लोग जानते हैं कि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। हम मान लेते हैं कि ये अपना बेस है, ये अपना बेस मान लो, और हमको यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना है। तो ये अपना फाइनल पॉइंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। क्लियर है। तो एक बात समझो कि अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ई और एंड डी आर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 0 है। एंगल बिटवीन ई एंड डी आर जो है वो 0 डिग्री है। अब अपन लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ पर सिंपली हम लोग हटा सकते हैं इंटीग्रेशन को, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, माइनस ई का वैल्यू जो है वो 100 है, डेल्टा आर कितना हम गए हैं ऊपर 5, और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट में है और ये सेंटीमीटर में दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपना सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो 5/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ये डेल्टा V हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल जो होगा ये 100 से 100 गया, cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, तो ये आ जाएगा -5। क्लियर है, -5 वोल्ट। ठीक है, तो जो चेंज है वो -5 वोल्ट का है। यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 5 वोल्ट हो जाएगा, तो अपना कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। और एक बात मैं तुमसे बोलूं कि इस कंसेप्ट के रिलेटेड एक बार तुमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट देकर पोटेंशियल पूछा है। हो सकता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड देकर तुमसे पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट देकर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ये भी एक रिलेशन होगा, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, नोट डाउन कर लियो ना, छाप लियो। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ पूछने का मतलब पूछ रहा है कि कैपेसिटर ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्या पूछा है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ पूछ रहा है अपने से। तो भाई साहब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का शेप क्या होता है? अर्थ का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अर्थ का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पर स्फेयर कौन है? अपना अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस रखते हैं 4 पाई का वैल्यू जानते हो यार 3.14, एप्सिलॉन नॉट जानते हो 8.85, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है बाबू, रेडियस ऑफ अर्थ वो होता है 6400 किलोमीटर, या मीटर में लिखना चाहे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 6.4 इंटू 10 की पावर 3। ये जो कैलकुलेशन करोगे ये कैलकुलेशन लगभग आता है अप्रोक्स जो आता है 711 माइक्रोफराड। ये बात याद रखने वाली है, तुम इसको याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी। क्लियर है ना? 711 माइक्रोफराड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 16 अपना कह रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था कि यदि तुमको V और R दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और जब E और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो V कैसे निकालते हैं। तो अपन लोग जानते हैं बाबू कि देखो पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr होता है। बड़े ध्यान से समझो, जब तुमको पोटेंशियल निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दिया हो तो ये रिलेशन यूज करते हैं, या फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कांस्टेंट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे तो यहाँ पर ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा E डॉट डेल्टा आर। ये रिलेशन अपन लोग यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दिया हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए। लेकिन जब पोटेंशियल और आर दिया हो, जब पोटेंशियल ये दिया हो और आर दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो कई बच्चे सिंपली कह देंगे कि सर यहाँ से डेल्टा आर को इधर भेज दीजिए, ई मिल जाएगा। पर बाबू यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को जब कैलकुलेट करना है तो वो होता है माइनस डेल वी अपन में डेल आर, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये जब करते हैं तब अपने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर अपन लोग एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड डायरेक्शन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन अपने को चाहिए तो लिख देंगे माइनस डेल वी अपन में डेल एक्स। यदि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन चाहिए तो माइनस डेल वी अपन में डेल वाई, और यदि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन चाहिए तो लिख देंगे माइनस डेल वी अपन में डेल जेड।
ये अपना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। क्लियर है? तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है इस फॉर्मूले से, आइदर इससे। तो बड़े ध्यान रखना था क्या रिलेशन हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल वी अपन में डेल आर। डेल क्या होता है बेटा, पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है। तो कौन सा अपना हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक्चुअली यहाँ पर डेल लिखा है, ठीक है ना। तो E इक्वल टू माइनस डेल वी अपन में डेल आर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 से 16 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज का डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाकर, एक अलग से नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।